हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय विश्वगुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के 12th क्लास का सब्जेक्ट होम साइंस गृह विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 नैदानिक पोषण और आहारिका से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आग लगा देगा दोस्तों। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि यह आपके फाइनल एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। इसी से आपका 5 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसीलिए आप इसे चुपके से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए कौन कौन सा टॉपिक है उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यह चैप्टर आपका दूसरा है। नैदानिक पोषण और आहारिकी से संबंधित हम लोग इसके बारे में टॉपिक बाय टॉपिक इस वीडियो में देखते हैं। मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूँ, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। इसीलिए आप जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं भोजन, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भोजन क्या है? तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, वे सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए उपयोग में लेता है, उसे भोजन कहते हैं। अर्थात भोजन जो हम लोग खाते हैं तो हम दो तरह से खा सकते हैं, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, तलीय पदार्थ के रूप में खाते हैं, उसी को कहते हैं। इसके बाद भोजन के बाद आता है हमारा पोषण। तो पोषण क्या है? तो पोषण एक विज्ञान है जिसमें शरीर द्वारा खाद्य पदार्थों, पोषक तत्वों तथा अन्य पदार्थों के पाचन और शोषण तथा उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक पहलुओं से भी की जाती है। अर्थात पोषण जिससे हमको पोषक तत्व मिलता है, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। चलिए देखते हैं पोषण का क्या उचित महत्व है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक हो गया उचित पोषण का महत्व। तो पोषण से क्या महत्व है उसके बारे में बता रहा है। तो संक्रमण से रोग क्षमता और सुरक्षा देता है, अर्थात हमको संक्रामक रोग से बचाने में यह सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद बता रहा है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ठीक होने में मदद करता है। इसके बाद कह रहा है असहाय बीमारियों से निपटाने में सहायता करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपर्याप्त पोषण का नुकसान। जो हमको अपर्याप्त पोषण नहीं मिलने के कारण क्या क्या नुकसान होता है उसके बारे में यहाँ देखना है। तो इसका पहला पॉइंट हो जाता है रोग क्षमता में कमी, घाव भरने में देरी, अतिरिक्त जटिलताओं का शिकार, अंगों का सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाइयाँ। यह इनके अपर्याप्त पोषण का नुकसान हुआ। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा कह रहा है नैदानिक पोषण क्या है। तो नैदानिक पोषण के बारे में हम लोग यहाँ विस्तार से देखते हैं। तो पोषण का वह विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के दौरान पोषण से संबंधित है। आजकल इस क्षेत्र को चिकित्सकीय पोषण उपचार कहते हैं। पोषण नैदानिक पोषण का महत्व क्या है? तो यह हमें बीमारियों को रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमार मरीजों को पोषण प्रदान करना, बीमारी में उचित पोषण प्रदान करना होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आहारिकी। तो यह एक विज्ञान है कि कैसे पोषण तथा पोषण मानव के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, उसके बारे में जानते हैं। इसके बाद यह कह रहा है पोषण तथा स्वच्छता सा संबंध, अर्थात पोषण क्या है और स्वच्छता क्या है उसके बारे में हमको संबंध बताना है। तो यहाँ देखिए पोषण की स्थिति तथा सहायता किसी बीमारी से पहले, दौरान तथा बाद में उसे जानने एवं उपचार करने के लिए अहम भूमिका निभाती है, यहाँ तक कि अस्पताल के समय भी। इसके बाद अपोषण तथा पोषण बीमारी में पोषक तत्वों में असंतुलन आ जाता है, चाहे व्यक्ति की पहले पोषण अवस्था कितनी ही अच्छी क्यों न हो। इस तरह से स्वस्थ में होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं
नैदानिक पोषण और आहारिकी का महत्व क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो पहला पॉइंट बोल रहा है प्रमाणित बीमारी वाले मरीजों को पोषण प्रबंध पर ध्यान देता है। इसके बाद दूसरा का नैदानिक पोषण विशेषज्ञ चिकित्सकीय आहार बताकर बीमार के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद साथ ही रोगों से बचाव और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट होता है चिकित्सकीय पोषण नई विधियों तकनीकियों तथा अनुपूरक का प्रयोग करके मरीजों को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद अगला पॉइंट होता है पोषण विशेषज्ञ किसी व्यक्ति की डाइट बनाते समय उसके पोषण असर आदतें अलग आवश्यकताओं को अध्ययन में रखते हैं ताकि सही पोषण दिया जा सके। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोषण विशेषज्ञ की भूमिका, क्या पोषण विशेषज्ञ की भूमिका होता है उसके बारे में यहाँ देखते हैं। तो पहला पॉइंट कर रहा है बीमारियों की अवस्थाओं में रोगों को स्वस्थता को बढ़ाना। दूसरा का पॉइंट कहता है रोगियों की अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तन करना, रोग से पहले बाद में दौरान। जो मरीज ऑपरेशन करवाते हैं उन्हें भी पोषण सेवा की ज़रूरत होती है। जीवन की प्रत्येक अवस्था में अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने के लिए सुझाव देना, सलाह तथा आहार का मार्गदर्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा क्या उसके बारे में यहाँ देखते हैं। तो किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पोषण में बदलाव करके उसे उचित पोषण दिया जाता है, जिसमें भोजन की मात्रा, उसकी गुणवत्ता तथा तरलता में बदलाव किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आहार चिकित्सा का उद्देश्य। रोगियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आहार की रूपरेखा बनाना, आहार में बदलाव करना ताकि बीमारी को सही किया जा सके। इसके बाद होता है पोषण की कमी को सही करना। इसके बाद अगला पॉइंट होता है अवधि की बीमारी में अल्पकालिक दीर्घकालिक समस्याओं से बचाव। इसके बाद अगला पॉइंट होता है आहार के लिए सुझाव देना तथा अपनाने के लिए प्रेरित करना। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं आहारिकी के अध्ययन से व्यक्तियों को सक्षम। आहारिकी का अध्ययन व्यक्तियों को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाता है। पहला पॉइंट होता है जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों को पोषण आवश्यकताएं बनाना। दूसरा पॉइंट होता है मरीज की भौतिक दशा, रोजगार, जातीय और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उपचार संबंधित नियम और पसंद को ध्यान में रखते हुए पोषण में परिवर्तन करना। तीसरा पॉइंट होता है खिलाड़ियों के लिए और विशिष्ट परिस्थितियों में काम करने वालों के लिए आहार का योजना बनाना। इसके बाद अगला पॉइंट होता है विभिन्न प्रकार के संस्थानिक परिवेशों जैसे विद्यालयों, अनाथशालाओं, वृद्धाश्रमों इत्यादि में आहार सेवाओं का प्रबंध कराना। इसके बाद अगला पॉइंट होता है दीर्घकालीन बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोगियों की जटिलता को रोकने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने मदद करना। इसके बाद अगला पॉइंट होता है समुदाय में बेहतर स्वास्थ्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यों में योगदान देना। इसके बाद अगला पॉइंट होता है पोषण मूल्यांकन। तो रोगी की पोषण स्थिति और पोषण आवश्यकताओं से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पोषण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अर्थात मूल्यांकन जो मूल्यों का अंकन करते हैं कि क्या क्या हमको देना है, जो सूची बनाते हैं उसके संबंध में, उसी को मूल्यांकन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सम्मिलित, माने उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। ABCD मेंसुरमेंट कोई भी चीज़ होता है। जैसे पहला हो जाता है मानकीकृत मापन, एग्जाम्पल हाइट, वेट, BMI, इसे मापा जाता है। इसके बाद डॉक्टर द्वारा सुझाव दिए गए टेस्ट। इसके बाद अगला पॉइंट होता है पोषण की कमी में होने वाले लक्षण। इसके बाद अगला पॉइंट होता है व्यक्ति के आहार से संबंधित सभी सूचनाएं, जैसे आहार का इतिहास। इसके बाद हम लोग देखते हैं आहार के प्रकार। आहार के प्रकार यहाँ पर पहला होता है नियमित आहार। सभी भोज्य समूहों सम्मिलित होते हैं एवं स्वास्थ्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
इसके बाद यहाँ देखिए पॉइंट लिखा हुआ है संशोधित आहार। संशोधित आहार मतलब संशोधित करके जो आहार दिया जाता है उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है वह आहार जिसमें रोगी की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बदलाव किए जाते हैं। दूसरा का पॉइंट होता है बनावट में बदलाव, ऊर्जा में बदलाव, पोषण तत्वों की मात्रा में बदलाव, आहार की मात्राओं में बदलाव। इसके बाद हम लोग देखते हैं तरलता में परिवर्तन, अर्थात तरलता जिसको हम लोग तलते हैं द्रव में। तो तरलता में परिवर्तन अर्थात तरलता आहार कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में रहते हैं। यदि जडरांत अर्थात गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्षेत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहा हो तो पोषण भली भांति अवशोषित हो जाते हैं। चबाने या निगलने में असमर्थ व्यक्तियों को यह आहार दिया जाता है। जैसे तरलता मतलब जो जूस हो गया, नारियल हो गया, उदाहरण के लिए यहाँ देखिए नारियल पानी, फलों के रस, दूध, सूप, दूध, छाछ, मिल्क शेक आदि। तरलता मतलब होता है जो लिक्विड होता है उसी को तरलता कहते हैं, जिसे व्यक्ति आसानी से निगल सके, अर्थात उसको निगलने में कोई दिक्कत न हो, चबाने में दिक्कत होता है तो इसी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नरम आहार। तो नरम आहार यह आहार व्यक्ति की पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा नहीं करता। नरम परंतु ठोस भोजन पदार्थों को हल्के पकाए जाते हैं, अधिक रेशेदार या गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं तथा इन्हें चबाना और पचाना आसान होता है। उदाहरण खिचड़ी, दलिया, साबूदाने की खीर इत्यादि। यह नरम आहार है जिसे आसानी से व्यक्ति पचा लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तैयार मृदु खाद्य पदार्थों में अपचन, पेट के फूलने, ऐंठन अथवा किसी जठरांत समस्याओं का खतरा कम से कम हो जाता है। आहार वृद्धाजनों के लिए नरम कुचला हुआ और शोरबा युक्त भोजन चबाने में आसानी, पचाने में आसान होता है। उदाहरण रेशे, ऊंचा वसा या मसाले युक्त पदार्थ का प्रयोग नहीं करना। जो छोटे बच्चों को, जो बूढ़े लोग को दिया जाता है वो इस तरह से हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर भोजन लेने के तरीके, अर्थात किस तरह से हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस सब के बारे में जानते हैं। यहाँ पर बताया गया है नली द्वारा भोजन ग्रहण करना, अर्थात हम जो भोजन को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मुंह में डालते हैं, मुंह से हमको ग्रास नली के माध्यम से वह धीरे धीरे चल जाता है। इसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत इत्यादि में यह क्रिया होती रहती है। तो यहाँ बताया गया पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दे दिया जाता है। यदि जठरांत क्षेत्र कार्य कर रहा है तो व्यक्ति को जो कुछ दिया जाता है वह सब पचा लेता है और अवशोषित कर देता है। इसके बाद देखते हैं अंतः शिरा से भोजन लेना। रोगी को पोषण विशेष से विलयनों से दिया जाता है, उन्हें शिरा में ड्रिप द्वारा पहुंचाया जाता है। इस तरह से होता है। उदाहरण तौर पर देखते हैं तो यहाँ देखिए चिरकालीन रोगों का उदाहरण, अर्थात चिरकालीन रोग उसको क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मोटापा, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, अति तनाव। चिरकालिक रोगों की रोकथाम किस तरह से करना है उसके बारे में। ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ता जा रहा है जिसमें बहुत अधिक वसा, शक्कर, परिरक्षक तथा अधिक सोडियम होता है। इन खाद्य पदार्थों में रेशे की मात्रा बहुत कम होती है। पोटेशियम से परिपूर्ण फूलों, सब्जियों, साबुत अनाजों, दालों का प्रयोग भी बहुत कम हो जाता है। भोजन में कैल्शियम की मात्रा कम होती है। अगला पॉइंट कह रहा है यहाँ शारीरिक गतिविधियाँ का कम होना तथा बढ़ता तनाव भी इस बीमारी को बढ़ाने के लिए उत्तरदायित्व है। अगला पॉइंट कहता है पोषित भोजन तथा अनुशासित भोजन शैली चिरकालिक रोगों को नियंत्रित करने और उसके प्रारंभ होने की अवस्था को विलंब कर देता है। इसके बाद अगला पॉइंट बोलता है पौष्टिक भोजन तथा अनुशासित जीवन शैली चिरकालीन रोगों को नियंत्रित करने और उसके प्रारंभ होने की अवस्था को विलंब कर सकता है।
इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।